हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी को, जो कि हिंदी के एक बहुत ही जाने माने कवि हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना, जिसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर, चंद्रगहना से लौटती बेर का अध्ययन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। तो चंद्रगहना से लौटती बेर रचना का अध्ययन करने से पहले आइए पहले हम देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन चरित्र के विषय में, इनकी जीवनी के विषय में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, जो कि इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है, उससे सटा हुआ एक ज़िला है, वहाँ पर 1911 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। तो इन्होंने वकालत की, वकालत का पेशा इन्होंने अपनाया। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। जो उस समय तात्कालिक आंदोलन हुए, उससे कवि का बहुत ही गहरा घनिष्ठ जुड़ाव रहा। सन 2000 में इनका निधन हो गया। और आइए आगे देखते हैं हम इनकी प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाएं। नीत के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार, खरी खरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रहा है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता रही है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। दैनंदिन जीवन, दिन प्रतिदिन का जीवन उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदारनाथ कविता की परिभाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, उसकी भाषा को आम जनजीवन की भाषा के बहुत नज़दीक रखा है। मतलब सरल भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, जो आम जनजीवन को आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब कविता, जिसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है। वहाँ से लौटते समय कवि चंद्रगहना नामक स्थान पर गया हुआ था। वहाँ से लौटते समय कवि रास्ते में क्या क्या देखता है, उसी का एक मनोरम चित्रण करता है। यहाँ पे देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। चंद्रगहना को देखकर कभी लौट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक खेत की मेड़, मेड़ क्या होता है, जो फील्ड होती है, खेत होता है, उस पे आने जाने के लिए एक छोटी सी जगह छोड़ी जाती है, पगडंडी जैसी, उसी को मेड़ कहते हैं। खेत का मेड़, जिससे दो खेत आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको मेड़ कहा जाता है। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कब कहते हैं चंद्रगहना से मैं लौट आया हूँ और इस खेत की मेड़ पर बैठकर अकेला ही इस दृश्य को देख रहा हूँ और अपनी कविता को कर रहा हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। तो जहाँ कभी बैठे हुए हैं वह चने का खेत है, चने के खेत के पास बैठे हुए हैं। कभी कह रहे हैं कि यहाँ जो चने का पेड़ है, वह उसकी लंबाई जो है एक बीते की है और छोटा सा चना है, चने का पेड़ है। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर। यह हरा ठिगना चना, छोटा सा चना जो है, चने का पेड़ जो है, वह अपने सिर पर मुरेठा बांधे है। मुरेठा मतलब पगड़ी होता है। इसका मतलब है कि चने में फूल निकल आए हैं, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। चने का फूल जो होता है बच्चों, वह गुलाबी रंग का होता है। कब कह रहे हैं कि छोटा हरा ठिगना चना जो है, ऐसा लग रहा है जैसे अपने सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हुए सज बज के खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। फिर कभी आगे कहते हैं कि चने के पास में ही, उसके पास में
हठीली अलसी उगी हुई है। हठीली क्यों है? क्योंकि अलसी जो है वह हमेशा उसका पेड़ जो है, पौधा जो है वह स्ट्रेट रहता है, झुकता उगता नहीं, इसलिए अलसी को हठीली कहा गया है। देह की पतली कमर की है लचीली। अलसी कैसी है? पतली है। अलसी का पेड़ जो है पतला होता है और हवा चलने पर वह काफ़ी झुक जाता है, इसलिए कब ने कहा है कमर की लचीली है अलसी। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अलसी का फूल कैसा होता है? नीला होता है। उस नीले फूले हुए खिले हुए फूल को अपने सिर पर चढ़ा करके कह रही है जो छुए दो हृदय का दान उसको। मानो अलसी खड़ी हो करके कह रही हो कि इस फूल को हमारे सिर पर रखे इस फूल को जो छुएगा मैं उसको अपने हृदय का दान दूंगी, उसको अपना प्रेमी स्वीकार करूंगी। और सरसों की न पूछो। कब आगे कह रहे हैं कि उस खेत में चना है, अलसी है और सरसों है। सरसों की पूछो ही मत, हो गई सबसे सयानी। कब कहते हैं सरसों जो है वह सबसे सयानी हो चुकी है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हो और वो उसका ब्याह होने वाला, उसकी शादी होने वाली हो और वह मंडप में पधारी हो, और उसी के कारण चना और अलसी जो है सज बज के खड़े हुए हों। ब्याह मंडप में पधारी फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और उस मंडप में फागुन का महीना जैसे फाग गाता हुआ आ गया हो, उस मंडप में शादी के गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ खेत की मेड़ पर बैठे कि यहाँ स्वयंवर हो रहा है और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल जो है वह हिल रहा है। कब कल्पना कर रहे हैं कि खेत में देखकर ऐसा लगता है जैसे सरसों जो है सयानी हो गई, उसकी शादी होने वाली हो, और चना जो ठिगना है हरा है अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे उस शादी में पधारा हो, खड़ा हो, और हठीली अलसी जो है वह भी अपने सर पर नीले फूल लगा के आई हो और कह रही हो कि जो इसको छुएगा उसको मैं अपना प्रेमी मान लूँगी, उसको अपने प्रेम का दान दे दूँगी। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रियभूमि उपजाऊ अधिक है। इस विजन में, विजन मतलब होता है वीरान। कभी जहाँ बैठा है वह एक खेत है और खेत में चारों तरफ वीरानी है, केवल कभी वहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। तब कह रहे हैं कि इस विजन में, इस वीराने में दूर व्यापारिक नगर से, जहाँ से कब लौट रहा है, चंद्रगहना से लौट रहा है, उस व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रियभूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ यह जो भूमि है वह उस व्यापारी नगर से प्रेम रूपी यह प्रिय भूमि, खेत रूपी भूमि अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर। कब कह रहे हैं जहाँ हम हैं उसके नीचे की तरफ थोड़े गहराई की तरफ एक पोखर है, उठ रही इसमें लहरियाँ, और हवा चलने के कारण उसमें तरंगे उठ रही हैं, उसके जल में तरंगे उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ। कह रहे हैं उसके नीले तल में, पोखर के नीले तल में जो घास उगी हुई है, भूरी भूरी घास उगी हुई है, वह भी उसके साथ लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। और कभी आगे कहते हैं कि वहाँ पर उस पोखर में चांदी का एक बड़ा सा खंभा है जो आँखों को चकाचौंध कर रहा है। और चांदी का खंभा क्या है? दिन का समय है, कब वापस लौट रहे हैं, उस पे बैठे हैं। पोखर में सूर्य की जो है सीधी रोशनी जब पड़ती है तो उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आकर के ऐसा लग रहा है जैसे एक चांदी का खंभा हो जो उसमें चमक रहा हो, आँखों में चकाचौंध पैदा कर रहा हो। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझे। कभी आगे कहते हैं उस पोखर के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं जो ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ चुपचाप बैठ के पानी पी रहे हों, और इनकी प्यास न जाने कब बुझेगी, न जाने कब तक वे यहाँ पर रहेंगे। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कह रहे हैं उस पोखर के जल में बगुला जो है
वह अपनी टांगों को पानी में डुबोए हुए चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ है। और जब भी उसको कोई मीन, कोई मछली, चंचल मछली दिखाई देती है तो वह अपनी इस ध्यान रूपी निद्रा को त्यागता है और झपट करके उसको पकड़ लेता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और उस मछली को अपनी चोंच में दबा करके अपने नीचे गले के नीचे उतार लेता है, मतलब उसको खा जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, एक चिड़िया जिसका माथा जो है, मस्तक जो है काला है, श्वेत पंखों के झपाटे और उसके पंख सफ़ेद हैं, उससे झपाटे मार कर मतलब उड़ करके, जल्दी से उड़ करके टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। जो पोखर का जल भरा हुआ है उस जल के हृदय पर आसमान से टूट पड़ती है, गिर पड़ती है, नीचे आती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबा करके, उजली चटुल मछली एक सफ़ेद चालाक मछली को अपनी चोंच में दबा करके, और चोंच कैसी है उसकी, पीली चोंच में दबा करके दूर उड़ती है, गगन में दूर आसमान में उड़ जाती है। एक काले माथे वाली चिड़िया जिसके पंख सफ़ेद हैं, चोंच उसकी पीली है, वह पोखर में जो जल है उसके हृदय को चीरती हुई वहाँ पर झपट्टा मारती है और एक सफ़ेद और चतुर मछली को अपनी चोंच में दबा करके वहाँ से उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। कह रहे हैं उसके पोखर के पास से जहाँ भूमि थोड़ी ऊंचाई लिए हुए है, ऊंची है, वहाँ से रेल की पटरी गई हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। कभी आए कहते हैं कि इसमें ट्रेन के आने जाने का कोई टाइम नहीं है और मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वच्छंद हूँ, मुझको किसी की डर बाधा नहीं है, जाना नहीं है, मुझको कहीं आना जाना नहीं है, ट्रेन से कहीं आना जाना नहीं, मैं स्वच्छंद रूप से यहाँ बैठा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांदा ज़िले में चित्रकूट जो है वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और वह पहाड़ियाँ दूर अनंत दिशाओं तक फैली, बहुत दूर तक फैली हुई हैं। बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं और कह रहे हैं कि इधर उधर जो उस पहाड़ी की बाज भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, जहाँ पर कुछ उत्पन्न नहीं होता है, वहाँ रीवा नामक पेड़ खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं? कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कुरूप और कांटेदार, कांटे से युक्त और कुरूप रीवा के पेड़ वहाँ पर खड़े हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। और कह रहे हैं वहाँ पर जहाँ कब बैठे हैं वहाँ पर सुग्गे का मतलब तोते का स्वर। कैसा स्वर? मीठा मीठा रस टपकाता, मधुर मीठा स्वर सुनाई पड़ता है। कैसा स्वर है? टें 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 टें। उस वीराने को, उस निर्जन को अशांत करता हुआ मानो सारस का स्वर जो है वह वनस्थली को चीर रहा हो, उसी का ही स्वर वहाँ पर सुनाई पड़ रहा है। कैसा स्वर? टेरटों टेरटों, टेरटों टेरटों करता हुआ सारस का ही स्वर सुनाई पड़ रहा है। मन होता है उड़ जाऊँ मैं पर फैलाए सारस के संग। कब कहता है कि यहाँ पर शांत बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी इस सारस के साथ अपने पंख फैला करके उड़ जाऊं। जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ सारसों का जोड़ा हरे खेत में रहता है, मैं भी सारस के साथ अपने पंख को फैला करके उड़ जाऊं। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे, और उस जुगल जोड़े की प्रेम भरी बातें चुपके जा करके सुन लूँ, यह कवि की इच्छा होती है। कवि ने यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया है और कवि ने यहाँ पर प्रकृति की अनमोल चीज़ों जैसे चने का, अलसी का और सरसों का मानवीकरण किया है, अचेतन को चेतन का आरोप किया है। तो इस कविता में मानवीकरण अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।